हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानते हैं इसमें होता क्या है, फिर उसके बाद हमें किस चीज़ों को ज़्यादा जानना पड़ेगा और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, फिर क्या चीज़ पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता दूँ, ठीक है ना। ऐसा इसलिए है, देखिए आप लोग जब ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उससे क्या रहेगा कि कोई भी चीज़ जैसे निकालना रहे, इसमें देखिए मैं आप लोगों को शुरू से ही बता दे रहा हूँ। इसमें जब इस चैप्टर को देखेंगे तो एक आएगा 7.1, पहले नंबर चैप्टर नंबर 7 है, ठीक। एक आएगा 7.1 और एक आएगा 7.2। मैं आप लोगों को अगर चाहूँ तो केवल 2 फार्मूला बता दूंगा, दोनों प्रश्नावली लग जाएगा। पहला फार्मूला है दूरी का फार्मूला और दूसरा फार्मूला है विभाजन फार्मूला। 2 ही फार्मूला है ही, और इस दोनों फार्मूले से इससे लगेगा आपका ए और इससे लगेगा आपका ए, बस 2 ही से आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ बताने की और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सोच रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता दें, क्योंकि इसमें जो है निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा सा ये सब ग्राफ के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए, हम ओवरव्यू भर देंगे केवल इस चीज़, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ग्राफ, ये 9th का है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। देखिए, एक्चुअली ग्राफ जो है होता क्या है, जैसे इसमें आप लोग जानते होंगे कि 2 लाइन होती है, एक भुज होती है और दूसरा कोटि होता है। तो भुज की अगर बात की जाए तो इसका सिंपल अगर डिफिनेशन एक तरह से दिया जाए तो इसे बोलते हैं कि पृथ्वी के समांतर वाली रेखा को बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं भुज, और इसी को ही बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है ना। जो भी पृथ्वी के समांतर रहेगी उसे बोलते हैं भुज और एक्स अक्ष। और अगर बात की जाए दूसरे की तो सिंपली क्या होता है कि भुज के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसे बोलते हैं कोटि। तो यहाँ से आप लोगों का कंसेप्ट आ गया भुज और कोटि। देखिए, भुज और कोटि में अगर देखा जाए तो इसे बोलते हैं एक्स और इसे बोलते हैं वाई। यहाँ हम इसलिए आप लोगों बताएं इसको क्योंकि कुछ लोगों को अभी इसका जो चिन्ह होता है, किधर माइनस होता है किधर प्लस होता है, ये नहीं पता होगा। देखिए, मूल बिंदु के इसे बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में लिखे नहीं तो भाई कुछ लोग होंगे, मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पर जो पॉइंट होता है वो होता है 0,0। देखिए, एक चीज़ और, कोई भी वैल्यू अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है, ठीक है ना, मान लीजिए हम लिख दिए 2,3, तो जो पहला होगा वो रिप्रेजेंट करेगा भुज को, पहला होगा भुज को, और दूसरा जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कोटि को, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ का पूछा तो 0,0 है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। जब इसके हम दाईं तरफ जाएंगे, जैसे एक्स अक्ष का डायरेक्शन जो है मूल बिंदु को लेकर चलते हैं पूरे का, तो मूल बिंदु के जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो इधर की प्रत्येक वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और इधर की प्रत्येक वैल्यू निगेटिव। मूल बिंदु के जब हम ऊपर चलते हैं वाई अक्ष पे तो प्रत्येक वैल्यू होता है पॉजिटिव और इधर का प्रत्येक वैल्यू निगेटिव। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें ये सब क्यों बताया जा रहा है कि किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव होगा, इसलिए बताया जा रहा है। देखिए, मैंने ये पूछ दिया कि आप ये बताइए, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि आप द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह बताइए। तो अब कुछ लोग कहेंगे चिन्ह क्या होता है, तो सिंपली चिन्ह यही होता है। ये बताइए, जब एक्स अक्ष पे चलें तो पहला देखिए, हम ये देख रहे हैं, मान लीजिए इधर कोई भी बिंदु लें तो पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को, दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को। इसका मतलब हो गया कि x की प्रत्येक वैल्यू इधर पॉजिटिव होगी और y की भी प्रत्येक वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक। जब हम दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, x की प्रत्येक वैल्यू माइनस, y की प्रत्येक वैल्यू प्लस, माइनस प्लस हो गया। अब तीसरे में जब आएंगे देख रहे हैं x की भी माइनस y की भी माइनस। चौथे में जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि x की तो पॉजिटिव है बट y की माइनस। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो पहले एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष लिखा जाता है, नहीं तो तुरंत आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक, अब इतना बताने के बाद हम आप लोगों को डायरेक्ट लेकर चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला अब उसी से बताएंगे और वहीं पर एग्जाम्पल देते हुए आप लोगों को बताते चले जाएंगे। जैसे देखिए आप लोगों का जो है दूरी का फार्मूला जो होता है, मैं उसको डायरेक्ट प्रूफ नहीं कराऊंगा। प्रूफ जो है उसको कराने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ और उसके बाद कुछ और बता दे रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा, ताकि कोई कंसेप्ट वाइज अगर प्रश्न बन रहा है तो आप लोग कर सकेंगे। ठीक है ना। तो दूरी का फार्मूला देखिए क्या होता है। दूरी का फार्मूला होता है, देखिए एक चीज़ और, दूरी आप किसके बीच में निकालेंगे। दूरी अब जाहिर सी बात है कि कहीं भी दो बिंदु दिया रहना चाहिए। तो मान लीजिए पहला बिंदु जो है वो दिया है x1 और y1 इस प्रकार दिया है, और दूसरा बिंदु दिया है यहाँ पर कहीं दूर x2 और कामा y2 इस प्रकार दिया है। तो आप लोग ये कहेंगे कि दूरी निकालना है, दो बिंदु दिया है, तो सिंपली करेंगे क्या, पहले तो लगाएंगे दूरी d इक्वल टू अंडर रूट क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये फार्मूला जब प्रूव होता है तो उस फार्मूले में लगता है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जब उसका हम मेन वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, एक फार्मूला हो गया। अब आप लोग ये सोच कर बताइएगा, चूँकि यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर लगा है तो आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगा है होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर है तो माइनस का वर्ग करे चाहे प्लस का वर्ग, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक, तो आप लोगों का ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट पहला क्या है, दूरी जब कभी भी मूल बिंदु से पूछा जाए, दूरी जब कभी भी मूल बिंदु से पूछा जाए, जैसे मान लीजिए मैंने पूछ लिया मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी लेंगे तो 1.0, हो जाएगा, और जब 0 को पुट कर देंगे तो डायरेक्ट d की वैल्यू आ जाएगी x² प्लस y²। ठीक, इस प्रकार ये डायरेक्ट कब निकलेगा, जब एक बिंदु मूल बिंदु दिया रहे तब। देखिए दूरी बताते समय मुझे एक चीज़ और याद आ गया, उसे बता दें। एक नंबर का प्रश्न उससे बनना अनिवार्य, बनता ही है अधिकतम। जैसे मान लीजिए इससे बनता है, कैसे बनता है, देखिए मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ मैं 4 देता हूँ, 2 3 5 6 -3 4 2 0, एक और दे देता हूँ भाई 0 3। अब मैंने पहले प्रश्न में पूछा कि x अक्ष से दूरी होगी, x अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए जब कभी भी एक बिंदु केवल दे दे और सिंपली पूछ ले कि x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, इसमें आप करेंगे क्या, जब कभी आप लोग यहाँ पर कहीं इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, जब कभी x अक्ष से दूरी पूछ ले, किससे पूछे, x अक्ष से दूरी, अगर x अक्ष से दूरी को पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट y की वैल्यू को लिख देंगे। अगर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट y को लिख देंगे। अगर आपसे y की पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी बताइए, तो y अक्ष से दूरी बता रहा है तो डायरेक्ट किसको लिखेंगे, x को लिखेंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट वाइज कंसेप्ट। अब हम आते हैं कंसेप्ट पे कि क्यों ऐसा ही होता है। चलिए देखिए, मैंने कहा आप लोगों से 2 3, तो देखेंगे कि 1 2 2 यहाँ 3 यहाँ, मान लीजिए बिंदु यहाँ पर आ गया 2 3। ठीक, मैंने पूछा कि x अक्ष से दूरी होगी, तो x अक्ष पे ऐसे हाथ रखिए, x अक्ष पर। अब आप बताइए किधर है, आप कहेंगे हाँ भाई जब x अक्ष पर मैंने हाथ को रखा या पेन को रखा, कुछ भी रखा, तो देख रहे हैं कि y की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए जब कभी x अक्ष से दूरी पूछता है तो हम डायरेक्ट किसको लिखते हैं, y को, और यही वैल्यू अगर y से पूछी होती तो x को लिखते हैं। ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए इसमें भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, वो समझिए। तीसरे प्रश्न में
मैंने पूछा कि y अक्ष से दूरी होगी, y अक्ष से दूरी होगी, तो y अक्ष से दूरी आप देख रहे हैं कि -3 दिया है, लेकिन -3 नहीं होगा क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं होता है, इसलिए माइनस में चिन्ह ना होकर हम लिखेंगे +3। ओके, ऐसे कंसेप्ट वाइज प्रश्न 1 नंबर में MCQ में बन जाता है तो लोग गलतियां कर देते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको बता दें, इसीलिए मैंने कुछ बेसिक बता दिया, ठीक है ना। और 2,0, अब देखिए कभी कभी इसमें 2 चीज़ बनता है। x अक्ष पर ध्यान दीजिएगा, बहुत कंसेप्ट वाइज है, आगे प्रश्न इससे मिलेगा। x अक्ष पर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा x अक्ष पर कोई बिंदु है, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है, आप लोग ध्यान से सोच के बताइए, अगर इस रेखा पर कोई भी बिंदु है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे जब x अक्ष पर हम देख रहे हैं तो y कहाँ होगा, y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, तो y = a क्या हो गया 0। और इसी तरह y पे जब देखेंगे तो x = 0। अब आपसे मैं 2 चीज़ पूछूंगा, आप लोग समझिएगा, आप लोग किसी अपने से बड़े क्लास के लोगों से ही पूछ लीजिएगा कि आप y = 0 का समीकरण बताइए तो सोचने लग जाएंगे, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि अगर y = 0 है तो उसे बोलेंगे x अक्ष, और जब x = 0 है तो उसे बोलेंगे y अक्ष। ठीक, इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब इतना हो गया, अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसमें आगे। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने इसमें जो है अभी को देखा है सिलेबस को, तो मैं देख रहा हूँ कि इतना जो मैं बता दिया, पीछे अभी जो बताया हूँ वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। अब आप लोग प्रश्नावली 7.1 आप लोग उसमें किसी भी प्रश्न को लगाएंगे तो आप लोगों को आता रहेगा, ठीक है ना, सब कुछ, क्योंकि मैंने बता दिया है। बस आप लोगों को 1-2 प्रश्न बता दूं कि किस प्रकार से करना है ताकि आप लोग कर ले जाएं। उसके बाद 1-2 उदाहरण बताने के बाद मैं अगले लेक्चर में प्रश्नावली 7.1 के पूरे प्रश्न को सॉल्व करा दूंगा एक ही में, ठीक। और उसके बाद 7.2 बचेगा, एक दिन 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए मैं इस प्रश्न को शुरू करता हूँ। ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें प्रूव करना है कि क्या, देखिए प्रश्न देखिए, क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। अब कुछ लोग तो कहेंगे भाई त्रिभुज कैसे बनाएगा, हमको तो पता नहीं है, नहीं पता है ना। और कह रहा है कि यदि हाँ, मान लीजिए यदि बना भी रहे हैं तो चलिए बताइए कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, हमको यही बताना है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, जैसे क्या बिंदु इतना, तो मैं मान लेता हूँ कि एक बिंदु जो है 3,2 है, तो मैं इसे मान लेता हूँ A 3,2, B -2 -3, C 2,3। अब हम सिंपली करेंगे क्या, आपस में दूरी निकाल लेंगे, बस दूरी निकाल लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप डायरेक्ट दूरी निकालिए। ऐसा प्रश्न करने का मेथड सिर्फ इंटर की क्लास में है, समाकलन से, समाकलन के अनुप्रयोग से आप वहाँ त्रिभुज से ऐसे कुछ निकाल सकते हैं। बट जो है यहाँ पर 10th में आप लोगों को अगर आता है तो डायरेक्ट दूरी फार्मूला लगाना है। सिंपली क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी, मैं पूरा नहीं लिखूँगा भाई साहब, पहली बात AB के बीच की दूरी इक्वल टू, चलिए फार्मूला एक बार लिख देते हैं भाई साहब, कुछ लोग को याद ही नहीं होगा अभी, x2 - x1 का होल स्क्वायर यही आप लोगों का फार्मूला है। तो देखिए चूंकि मैं A से B में निकाल रहा हूँ, AB के बीच की निकाल रहा हूँ ना, तो x1 x2, तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। भाई साहब यहाँ लगा रूट, यहाँ से आएगा क्या आएगा, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -5 आ जाएगा 25 + 25, भाई साहब कितना आ गया, √50, √50। ए दूरी आ गया ए से बीच के बी की दूरी में। अब निकालेंगे हम BC के बीच की दूरी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2
माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 + 2 होल स्क्वायर, 3 + 3 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा भाई साहब 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, √52। ये दोनों में आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं AC के बीच की दूरी या फिर CA के बीच की दूरी। तो मैं सिंपली लिख दूंगा AC के बीच की दूरी इक्वल टू AC, तो 2 - 3। चलिए एक बार और लिख देते हैं, 2 - 3 का होल स्क्वायर। आप लोग लिखेंगे तो एक में फार्मूला बढ़िया से लिख देंगे, दूसरे में आप लोग ऐसे कर देंगे तो एग्जामिनर नहीं काटे, एग्जामिनर समझ जाएगा। 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। भाई साहब यहाँ पर क्या आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली क्या आएगा √2। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो सिंपली क्या आएगा √2। अब देखिए करना क्या है। आप लोग किस क्लास में पढ़े होंगे, रुकिए मैं बताता हूँ। 9th में पढ़े होंगे त्रिभुज के चैप्टर में। वहाँ पर एक रूल है, और आप लोग अगर नहीं पढ़े तो जान भी लीजिए। त्रिभुज का एक रूल है, अगर कभी भी त्रिभुज में 3 जो साइड होते हैं, तीनों साइडों में से किन्हीं भी 2 साइड का योग अगर तीसरी साइड से अधिक आ रहा है, अगर किसी भी त्रिभुज में 2 साइड मतलब भुजा, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है तो समझ लीजिए कि त्रिभुज बनाना संभव है। तीसरी भुजा से अधिक आना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए, जब इसको मैं अगर रूट से बाहर निकालूं तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग को छोड़ दीजिए। यहाँ पर है 52 और 50 का ये आ रहा है 7, तो इसका भी आएगा 7 पॉइंट समथिंग, ओके। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 1 से 2 ही आएगा, लेकिन 1 से कम नहीं आएगा। यहाँ पर जब निकालेंगे तो 1.414, ये तो सबको पता है। तो अब किसी भी 2 को जोड़ लीजिए, 7 × 7 = 14, 1 से ज़्यादा है, 1 × 7 = 8, इससे ज़्यादा है। तो जब कभी भी किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आ गई तो हम कह देंगे सिंपली कि ए जो है तीनों साइड त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। अब आप लोग को पता चल गया हाँ त्रिभुज बनना है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे, त्रिभुज बनना है, ठीक, समझ गए। अब लिखेंगे हाँ बनना है, बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा त्रिभुज है। तो मैं त्रिभुज जब स्टार्ट किया था तो बताया था 3 ही तरह के त्रिभुज होते हैं, 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से, देखिए तीनों में देखा जाए तीनों समान है। पहले आप लोग देखिएगा, पहले तो मैं आप लोगों को यही राय दूंगा, आप लोग त्रिभुज का चैप्टर पढ़े नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। त्रिभुज अगर भुजा के आधार पर देखा जाए, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु, और एक होता है कोण के आधार पर, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। बट यहाँ पर मैं जो देखूंगा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 50, 2, 52, तीनों अलग है, दूरी अलग है। तो आप विषमबाहु भी लिख सकते हैं, विषमबाहु लिख सकते हैं, बट इसमें विषमबाहु वाला त्रिभुज नहीं पूछता है। इसमें जो पूछता है वो कोणों के आधार पर त्रिभुज बताना रहता है हमेशा। तो कोणों के आधार का त्रिभुज का सिंपल फार्मूला है, ये बताइए आप लोग पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। बट अगर कर्ण के पाइथागोरस पर में को सिंपली देखा जाए तो किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे भाई साहब, रुकिए मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो आप लोग भाई साहब देख रहे होंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। 52 = 50 + 2 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अगर कभी भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 3 बन सकते हैं, मैं तीनों बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस मॉडल का क्वेश्चन अब एक भी नहीं बताऊंगा, ओके।
अब देखिए, अगर कभी भी कर्ण का वर्ग दोनों भुजा के वर्गों के इक्वल हो जाता है तो वहाँ बनता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो मैं सिंपली लिख दूंगा कि कौन सा त्रिभुज बनना है, तो समकोण त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज। आपको ज़्यादा मन कर रहा है तो आप विषमबाहु भी लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भी बनना है, विषमबाहु भी बनना है। बट कंडीशन सुनिए, जब कभी भी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग से अधिक हो जाए, कर्ण का वर्ग जो है दोनों भुजा के वर्ग से ज़्यादा आ जाए, यहाँ 52 आ रहा है जोड़ने पे, इधर 56 आ जाए, 53 आ जाए, 55 आ जाए, 105 आ जाए, तो जब कभी भी दो भुजाओं के जो बड़ी भुजा है, ठीक है ना, बड़ी भुजा का वर्ग अगर मान लीजिए है दोनों भुजा के वर्गों के योग से बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो हमेशा बनता है अधिक कोण त्रिभुज। कर्ण ज़्यादा तो अधिक कोण, कर्ण छोटा तो न्यून कोण। आसान समझिए भाषा। कर्ण बराबर समकोण, कर्ण अधिक अधिक कोण, कर्ण न्यून तो न्यून कोण। इसमें क्या बताना है भाई, अब आप ही बताइए। ठीक, ये तो था आप लोगों का उदाहरण नंबर 1। देखिए उदाहरण पहला इतना दिया है टफ कि क्या बताएं। आप लोग के लिए टफ है लेकिन मेरे लिए तो भाई कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, ये तो आप लोग देख ही लिए कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उदाहरण नंबर 2 के बारे में मैं बताने वाला उसको नहीं हूँ, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या चार बिंदु दिया है, सिद्ध कीजिए कि क्या चारों बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग दिया है, ठीक है ना। अगर वर्ग के शीर्ष प्रूव करना है तो आप लोग स्वेच्छा से बताइए कि आप लोग इसमें जो है किस चीज़ के बारे में प्रूव करेंगे, भुजा को क्या करेंगे, कोण के बारे में क्या देखेंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर समकोण त्रिभुज है, अगर आपको वर्ग सिद्ध करना है तो चारों भुजाएं इनकी कैसी होनी चाहिए आप लोग कमेंट में बताइए। अगर उत्तर सही आया, ठीक है ना, आप लोगों का अगर मान लीजिए कमेंट आ रहा है सही तो मैं इसको प्रश्न को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर कमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भाई मैं बताऊंगा नहीं। अगर मान लीजिए नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगेगा सबको आ रहा है तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। और करेंगे तो जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक, तो अब जो है इसको, ठीक है ना, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। देखिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे पढ़ाने से मतलब बस आप लोगों का ये है कि आप लोगों को समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सकें और जो है इस चैनल पर अच्छे से पढ़ाई करें और उसके बाद मार्क लाएं, क्योंकि आजकल के बच्चों को पढ़ने का मेन ही उद्देश्य होता है मार्क। आपको लाख पढ़ने आता है, आप एग्ज़ाम में कुछ ना कर पाएँ, 0 नंबर पाएँ तो लोग आपको कहेंगे कि पढ़ता ही नहीं था। आपको कुछ नहीं आता है, आप एग्ज़ाम में 100/100 लाइए तो लोग कहेंगे बहुत पढ़ता है, ठीक है ना। तो आजकल के बच्चों का मेन उद्देश्य क्या है, नंबर लाना, बस नंबर के पीछे परेशान है। नंबर नहीं आया तो पढ़ाई ख़त्म। तो इसलिए आप लोग जो भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। ठीक, धन्यवाद।